क्या आपने कभी सोचा है, भारत के उस स्टेट में जहां पिछले 60 सालों से केवल 2 पार्टियां राज कर रही थीं, डीएमके और एआईडीएमके, वहां अचानक एक फिल्म स्टार आता है और पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर सीएम बन जाता है। ये है तमिलनाडु, जहां सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशन है, जहां एक्टर्स सिर्फ एक्टर्स नहीं, भविष्य के नेता माने जाते हैं, लेकिन हर सुपरस्टार नेता नहीं बनता। रजनीकांत ने कोशिश की, कमल हासन ने भी, बट दोनों फेल हो गए। फिर ऐसा क्या था इस लड़के में कि तमिलनाडु ने उसे सिर्फ सुपरस्टार नहीं, चीफ मिनिस्टर बना दिया। एक लड़का जो बचपन में इतना इंट्रोवर्ट था कि टीचर्स उसे गॉड्स चाइल्ड बोलती थी। एक हीरो जिसकी पहली फिल्म के बाद उसके चेहरे, उसकी आवाज, उसके बालों, यहाँ तक कि उसके चलने के तरीके का मजाक उड़ाया गया। एक बेटा जिसने राजनीति में अपने नाम का इस्तेमाल करने पर अपने ही पिता पर केस कर दिया, वो अब तमिलनाडु का सीएम बन गया है। ये कहानी है थलापति विजय की। 22 जून 1974 को चेन्नई में जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म हुआ। इस बच्चे के पिता थे तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर एस.ए. चंद्रशेखर, जो एक ईसाई थे। माँ थी शोभा चंद्रशेखर, जो हिंदू थी, और वो एक प्लेबैक सिंगर और ट्रेंड वोकलिस्ट थी। विजय बचपन में बहुत ही नटखट और हंसने खेलने कूदने वाला बच्चा था। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे अंदर से बदल दिया। विजय की एक छोटी बहन थी विद्या, जिसे विजय बहुत प्यार करता था, लेकिन 2 साल की विद्या ल्यूकेमिया का शिकार हो गई और जल्द ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उस दिन के बाद विजय का वो हंसता खेलता वर्जन कहीं खो गया। वो इतना शाई हो गया कि क्लास में मुश्किल से बोलता था, दोस्तों से दूर रहने लगा। टीचर्स उसे गॉड्स चाइल्ड कहती थीं क्योंकि वो ऑलमोस्ट कभी शरारत नहीं करता था। लेकिन आयरनी देखिए, एक बच्चा जो दुनिया से कट चुका था, उसे कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया। 1984 में विजय ने अपने पिता की फिल्म वेट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। उस समय तमिल सिनेमा रजनीकांत और कमल हासन के नाम से चलता था। हर नए हीरो को इन्हीं से कंपेयर किया जाता था। ऐसे माहौल में एक डायरेक्टर का बेटा जब स्क्रीन पर आता है तो लोग यही बोलते हैं, इससे चांस मिल रहा है क्योंकि बाप की पहुंच है। 1992 में 18 साल की उम्र में विजय ने लीड हीरो के रूप में पहली फिल्म की, नालैया थीरपू। विजय के पिता ने ही इसे डायरेक्ट किया था। ये फिल्म फ्लॉप हो गई और इसके बाद शुरू हुआ इंसल्ट का दौर। सोचिए, जिस आदमी की एंट्री पर आज स्टेडियम हिलते हैं, उसे एवरेज लुकिंग और प्लेन हीरो कहकर डिसमिस कर दिया गया था। यहाँ तक कि इंडस्ट्री के कुछ लोग उसके चेहरे पर, उसकी चाल पर, उसके बालों पर हंसते थे। लोग कहते थे इसमें हीरो वाली पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन एक चीज थी जो इंडस्ट्री समझ नहीं पाई। जिस आदमी का मजाक उड़ाया जा रहा था वो चुप था, लेकिन उसने क्विट नहीं किया था। और 1996 में एक फिल्म आई जिसने सब बदल दिया। ये मूवी थी पूवे उनाक्कागा। इस फिल्म में विजय कोई लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं थे। वो रिलेटेबल थे, सॉफ्ट स्पोकन थे, मिडिल क्लास इमोशंस वाले लड़के थे। और यहीं तमिल फैमिलीज ने पहली बार विजय को स्टार नहीं, अपना जैसा समझना शुरू किया। इसके बाद उनकी फिल्मों में एक पैटर्न दिखने लगा। विजय की फिल्मों में उनका कैरेक्टर हमेशा सैक्रिफाइस करता था, पेरेंट्स के लिए, लव के लिए, फैमिली ऑनर के लिए। अब विजय की फिल्में हिट हो रही थी, उसे अवार्ड्स मिल रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री अभी भी उन्हें सीरियसली नहीं ले रही थी। लोग कहते ये बस रोमांटिक हीरो है। फिर 2003 में एक फिल्म आई, थिरुमलाई। इसने विजय को रोमांटिक बॉय से मास हीरो में बदलना शुरू कर दिया था। रहा सहा काम 2004 में आई मूवी गिली ने पूरा कर दिया। इसमें विजय एक कबड्डी प्लेयर था जो सिर्फ अपनी हीरोइन को ही नहीं बचाता, वो पूरे सिस्टम से लड़ता है। और यहीं जनता ने उसे अलग नजर से देखना शुरू किया, क्योंकि तमिल सिनेमा में हीरो कभी सिर्फ हीरो नहीं होता, वो प्रोटेक्टर होता है, मसीहा होता है, फ्यूचर लीडर होता है। एमजीआर भी ऐसे ही बने थे और जयललिता भी। विजय मास हीरो बन चुका था। दरअसल तमिलनाडु में थिएटर कभी सिर्फ थिएटर नहीं रहा, वो पॉलिटिकल लैबोरेटरी रहा है। हीरो के 100 फीट के कटआउट्स लगाए जाते हैं, उन पर दूध चढ़ाया जाता है। हीरो की फिल्म रिलीज होना त्योहार जैसा होता है। यहाँ तक कि हीरो के मंदिर बनाकर उनकी पूजा तक की जाती है। लेकिन अब एक नई गेम शुरू हो रही थी। उसकी हर अगली फिल्म में एक हिडन मैसेज था। 2012 में आई फिल्म काथथी में कॉर्पोरेट वाटर एक्सप्लॉयटेशन और फार्मर राइट्स की बात हुई। 2017 में आई मेरसाल में जीएसटी, हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस पर तंज कसा गया। 2018 की सरकार में इलेक्टोरल मैनिपुलेशन और फ्रीबीज पॉलिटिक्स मुद्दा था। 2021 की मास्टर मूवी यूथ और जुवेनाइल क्राइम की कहानी थी। हर बार एक करप्ट सिस्टम, हर बार एक ऑर्डिनरी हीरो जो लड़ता है। विजय के कैरेक्टर्स बदलते रहे, मैकेनिक, आर्मी ऑफिसर, सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेसर,
कैफे ओनर। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला आदमी। 2017 में रिलीज हुई मरसाल मूवी में एक सीन था जिसमें विजय का कैरेक्टर इंडिया के जीएसटी रेट्स, हॉस्पिटल सिस्टम और पब्लिक हेल्थ केयर पर सवाल उठाता है। इसका सीधा तंज मोदी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक और हेल्थ पॉलिसीज पर था। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने फिल्म के कुछ क्लेम्स को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया, लेकिन कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकी। बीजेपी लीडर एच राजा ने विजय का पूरा नाम सी जोसेफ विजय सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया। इसका उद्देश्य उनकी क्रिश्चियन आइडेंटिटी को हाईलाइट करना था। अब यहाँ विजय दो रास्ते चुन सकते थे, साइलेंस या कॉन्फ्रंटेशन। उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन चुना। विजय ने एक पब्लिक लेटर जारी किया और उसके लेटर हेड पर अपना पूरा नाम लिखा, सी जोसेफ विजय। उन्होंने अटैक को वीकनेस नहीं, एसर्शन में बदल दिया। सोशल मीडिया पर मर्सल वर्सेस मोदी ट्रेंड करने लगा। कमल हसन, राहुल गांधी, के स्टालिन सब उनकी साइड पर आ गए। एक फिल्म कंट्रोवर्सी ने उन्हें तमिल स्टार से नेशनल अपोजिशन सिंबल बना दिया। लेकिन अगली फिल्म में उन्होंने एक ऐसा सीन दिखाया जो थिएटर से निकलकर असली जिंदगी में रिक्रिएट हो गया। 2018 में आई उनकी मूवी सरकार में एक सीन था जिसमें पब्लिक द्वारा गवर्नमेंट फ्रीबी स्कीम्स से मिले मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, फैंस को आग में फेंका जाता है। इसे एआईएडीएमके की पॉलिटिक्स पर डायरेक्ट अटैक माना गया, क्योंकि ऐसी फ्रीबीज तमिलनाडु में चुनाव जीतने के लिए उनकी सरकार द्वारा दी गई थी। इसके बाद मूवी थिएटर्स पर हमले हुए, फिल्म पोस्टर फाड़े गए और धमकियां दी गईं। प्रेशर में मूवी मेकर्स ने कुछ सीन्स एडिट किए। उसके बाद जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। विजय के फैंस ने रियल लाइफ में वही सीन रिक्रिएट किए। जयललिता के स्टिकर्स लगे ऐसे अप्लायंसेस को आग लगाते वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। मतलब जो फिल्मी सीन था वो रियल में हो रहा था। अब विजय के फैंस सड़कों पर थे, गवर्नमेंट डिफेंसिव थी, विजय की पॉपुलैरिटी पीक पर थी। और ठीक इसी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया जो विजय को कमजोर करने के लिए था, लेकिन उल्टा पड़ गया। फरवरी 2020 में आई मूवी बिगिल की मैसिव सक्सेस के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विजय पर रेड कर दी। उस समय विजय नेवेली कोल माइंस में मास्टर मूवी की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा। ऑफिसर्स ने विजय को सेट से उठाया और 23 घंटे तक लगातार पूछताछ की। इस घटना ने विजय की फैन फॉलोइंग को और बड़ा कर दिया, क्योंकि फैंस ने इसे इन्वेस्टिगेशन नहीं माना, उन्होंने इसे सिस्टम वर्सेस विजय माना। #वी स्टैंड विथ विजय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। याद रखिए, पॉलिटिक्स में इमोशंस हमेशा फैक्ट्स पर भारी पड़ते हैं। लेकिन यह सब हो क्यों रहा था, इसे समझना है तो तमिलनाडु की एक पुरानी कहानी समझनी होगी। दरअसल 1950 से ही सिनेमा द्रविडियन आइडियोलॉजी के प्रचार का मेन मीडियम रहा है। यहाँ स्क्रिप्ट राइटर्स और एक्टर्स ने सोशल जस्टिस, एंटी ब्राह्मणिज्म, रैशनलिज्म जैसे मुद्दों को फिल्मों में पैक करके जनता तक पहुंचाया। एम करुणानिधि, सीएन अन्नादुरई जैसे लीडर्स खुद स्क्रीन राइटर्स थे, जबकि बाद में एमजीआर और जयललिता जैसे एक्टर्स ने इसी सिनेमैटिक स्पेस से सीधे पॉलिटिकल पावर तक यात्रा की। एमजीआर ने अपने मूवीज में गरीबों के रक्षक, करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले, विमेन और ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के सेवियर जैसे कैरेक्टर्स निभाए। फैन क्लब्स ने उन्हें देवता की तरह वर्शिप किया। बाद में उन्होंने डीएमके से अलग होकर एआईएडीएमके बनाई और 1977 से 1987 तक तमिलनाडु के सीएम रहे। जयललिता शुरुआत में एक्ट्रेस थीं और एमजीआर की फ्रीक्वेंट को स्टार। एमजीआर की डेथ के बाद उन्होंने एआईएडीएम के लीडरशिप हासिल की और कई टर्म्स के लिए सीएम बनी। विजय ने भी यही रास्ता चुना। दरअसल तमिलनाडु में एक्टर्स के फैन क्लब्स होते हैं जो आगे चलकर एक पॉलिटिकल कार्डर बन जाते हैं। 1990 से ही विजय के विजय रसिगार मांद्रम नाम से फैन क्लब्स मौजूद थे, लेकिन 2000 तक उनकी संख्या और एक्टिविटी तेजी से बढ़ी। 2009 में विजय ने इन्हीं 85,000 से ज्यादा फैन क्लब्स को मिलाकर विजय मकाल इयखाम यानी VMI नाम से सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्टिविटीज करती है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, एजुकेशनल हेल्प। कोई आपदा जैसे तमिलनाडु में साइक्लोन्स आने पर राहत कार्य भी करती है। ऐसा नहीं है कि विजय ने सीधा तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन के लिए एंट्री मारी। इससे पहले उनके फैन क्लब VMI के मेंबर्स ने 2021 के रूरल लोकल बॉडी इलेक्शन यानी पंचायत चुनावों में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किया था। इस चुनाव में VMI ने टोटल 169 सीट्स पर चुनाव लड़कर 129 सीट्स जीत ली थी। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सेम इलेक्शन में फेमस एक्टर कमल हासन की पार्टी MNM ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। 2021 में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई थी। विजय के फादर SA चंद्रशेखर ने विजय के फैन क्लब
VMI को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर करवा लिया और इसमें विजय की मर्जी नहीं थी। ये सब उनके पिता ने विजय को बिना बताए किया था। जब विजय को इसका पता चला तो उन्होंने अपने माता पिता समेत 11 लोगों पर सिविल लॉ सूट फाइल कर दिया था। बाद में विजय के पिता ने अपनी पार्टी को बंद कर दिया और ये विवाद समाप्त हो गया। और फिर 2 फरवरी 2024 को विजय ने खुद अपनी शर्तों पर पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, तमिलनाडु वेट्री काजगम यानी TVK। 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने थे। सबको लगा विजय लोकसभा लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा उनकी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, ना किसी दूसरी पार्टी को समर्थन देगी। उनका फोकस क्लियर था। 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 में विल्लुपुरम के विक्रवांडी में TVK की पहली महारैली हुई। इस रैली में 8 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। विजय ने इसमें अपना 40 पॉइंट का मैनिफेस्टो बताया। इसी तरह अगस्त 2025 में मदुरई में दूसरी बड़ी रैली हुई और शायद पहली बार तमिलनाडु की एस्टैब्लिश्ड पार्टीज इससे डर गई थीं। DMK ने विजय को इनएक्सपीरियंस्ड कहा तो AIADMK ने उन्हें एरोगेंट बताया, जबकि BJP ने कहा कि विजय की स्पीचेस कोई और लिखता है। रैलीज हो रही थी, क्राउड बढ़ रहा था, 2026 करीब आ रहा था, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। तभी 27 सितंबर 2025 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सब रोक दिया और लगा शायद यहीं सब खत्म हो जाएगा। 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर शहर में विजय ने एक और बड़ी रैली की। पुलिस की माने तो रैली के लिए केवल 10,000 लोगों की अनुमति ली गई थी, लेकिन वहां 50,000 से अधिक लोग जमा हो गए थे। लोग सुबह से ही जमा होने लगे थे। वे अपने चहेते सुपरस्टार की एक झलक पाना चाहते थे, लेकिन विजय उनके तय समय से 7 घंटे लेट पहुंचे। जब विजय रैली में पहुंचे तो उनको देखने के लिए भीड़ अचानक उनकी बस की तरफ उमड़ पड़ी, जिससे भगदड़ हो गई और 41 लोगों की मौत हो गई। किसी भी नई पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा हादसा था। विजय ने अपनी पार्टी की ओर से मृतकों के परिवारों के लिए 20 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। इसके बाद विजय ने अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को कुछ समय के लिए रोक दिया। दिसंबर 2025 से विजय ने फिर से अपने चुनाव अभियान को जोर शोर से शुरू कर दिया। पार्टी ने पारंपरिक रैलियों के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का खूब यूज किया, जिससे वे यूथ और फर्स्ट टाइम वोटर्स से सीधे जुड़ सके। उनकी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2,500 रुपए महीने, साल में 6 फ्री गैस सिलेंडर और गरीब दुल्हनों के लिए 8 ग्राम सोना व रेशमी साड़ी का वादा किया। युवाओं के लिए ग्रेजुएट बेरोजगारों को 4,000 और डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपए का मासिक भत्ता, साथ ही 5 लाख सरकारी नौकरियों का भी वादा किया। किसानों के लिए 5 एकड़ तक के लोन की माफी का वादा किया। इस तरह विजय ने भी वहां के वेलफेयर और फ्रीबीज कल्चर को नहीं छोड़ा था। तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को चुनाव होते हैं। विजय ने एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। 4 मई को आता है चुनाव परिणाम, जिसने तमिलनाडु की पूरी राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। विजय की नई नवेली पार्टी TVK ने 234 में से 108 सीटें जीत लीं और तमिलनाडु की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। राज्य की सत्ताधारी पार्टी DMK, जिसने पिछले चुनाव में 133 सीट्स जीती थीं, वो केवल 60 सीट्स पर सिमट गई। दूसरी मुख्य विपक्षी पार्टी AIADMK, जिसने पिछले चुनाव में 66 सीट्स जीती थीं, वो केवल 47 सीट्स ही जीत पाई। तो ये कहानी थी एक शाय बच्चे की जो स्कूल में चुपचाप बैठा रहता था, एक एक्टर जिसके फेस, हेयर और वॉक का मजाक उड़ाया गया था, एक स्टार जिसके सेट पर इनकम टैक्स की रेड हुई, वो अब तमिलनाडु का CM बन गया है। अगर यह वीडियो आपको तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और विजय की असली जर्नी की डेप्थ तक ले गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।